अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह खैर जनाब। मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम जागो लाहौर। उम्मीद है कि आप सब लोग जहाँ कहीं भी होंगे इस वक्त ठीक ठाक होंगे और एक अच्छी और भरपूर जिंदगी भी जी रहे होंगे। और अच्छी और मुतवाज़न जिंदगी के लिए अल्लाह ताला की अता करदा नेमतों की शुक्रगुजारी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और जब आप शुक्र करते हैं तो कुदरत की तरफ से और भी ज़्यादा नवाजा जाता है हमें। और ज़िंदगी में शुक्रगुजारी की आदत ज़िंदगी को बहुत ही खूबसूरत बना सकती है। बढ़ते हैं अपनी पहली स्टोरी की तरफ और कुछ बात कर लेते हैं बच्चों के ब्रॉटअप के हवाले से। तो आप एक हमें पोइम आप लोगों को भी याद होगी, हम लोगों ने बचपन में सुनी होगी, यस जॉनी जॉनी यस मामा। और आप लोगों ने ये हर किसी ने मेरे ख्याल से सुनी होगी, मैंने भी अपने बचपन में, आप लोगों ने भी। और ये तकरीबन हम सबकी फेवरेट भी होती थी। लेकिन हमने देखा है कि ये जो नज्म है ये बच्चों में गलत आदत को हाईलाइट भी कर रही है और वो आदत है झूठ बोलने की। क्योंकि इस पोइम में बच्चा झूठ बोलता हमें दिखाई देता है और ये एक ऐसा मसला बन चुका है जिसका हम सबको सामना या वालिदैन को करना पड़ता है। और वैसे तो कभी ना कभी हम सबको कहीं ना कहीं किसी वजह से झूठ बोलना पड़ जाता है, ख़ास तौर पर उस डर से कि हमारे सच कहने से किसी के एहसासात को ठेस ना पहुंचे। बच्चे भी कहीं ना कहीं और कभी ना कभी झूठ बोलते हैं, लेकिन उनके झूठ बोलने के पीछे वजूहात वैसी नहीं हो सकती जैसी कि बड़ों की होती हैं। और जब वालिदैन बच्चे में झूठ की आदत देखते हैं तो तकलीफ भी होती है, गुस्सा भी आता है और मायूसी का एहसास भी होना मामूल की बात है। लेकिन इस मौके पर यह हकीकत समझना ज़रूरी है जनाब कि झूठ बोलना किसी बच्चे का फितरी ये नफ्सियाती मसला हो सकता है जिसका अजाला करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चे झूठ क्यों बोलते हैं और उनकी आदत कैसे हम ख़त्म कर सकते हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर हुमा असलम है, माहिर नफ्सियात हैं। डॉक्टर हुमा, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर हुमा, आज जो हम बात कर रहे हैं वो बच्चों के ब्रॉटअप के हवाले से बात कर रहे हैं कि एक बड़ा मसला आता जा रहा है कि बच्चे झूठ बोलना, मतलब वो मजाक मजाक में भी झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। तो अमूमन आपको क्या लगता है किन असबाब की वजह से वो झूठ बोलते हैं? या फिर ये वजह हो सकती है कि उनको सज़ा का डर होता है या वो काम से बचने के लिए झूठ बोलते हैं? अच्छा, इसमें ये बात समझना ज़रूरी है कि हर बच्चा झूठ कभी ना कभी बोलता है और झूठ बोलना समटाइम्स बच्चों की उसका हिस्सा होती है। बच्चे एक नॉर्मल डेवलपमेंट का हिस्सा होती है, तो बच्चे कभी ना कभी झूठ बोलते हैं। देखा गया है कि सबसे ज़्यादा बच्चे झूठ बोलते हैं 3 से 8 साल की उम्र तक। उसके बाद बच्चों की मोरल वैल्यूज़ डेवलप होना शुरू हो जाती है और बेहतर हो जाते हैं। सो बच्चे, मैंने कहा ये एक नॉर्मल डेवलपमेंट का भी हिस्सा है, इसलिए इस पर अगर जैसे शुरू में जो छोटा बच्चा होता है 2 से 3-4 साल का बच्चा, वो फैंटेसाइज कर रहा होता है, वो कार्टून कैरेक्टर्स देखता है, हाँ। वो वैसा फैंटेसाइज करता है, वो वैसा कहता है मैं सुपरमैन बन गया हूँ, मैं उड़ के वहाँ से वहाँ तक चला गया हूँ। तो वो नॉर्मल डेवलपमेंट का हिस्सा होता है। उस टाइम में फैंटेसी बहुत ज़्यादा होती है और बच्चे वैसे कैरेक्टर्स बनने की कोशिश कर रहे होते हैं जैसा वो टीवी पे स्क्रीन पे देखते हैं। तो वो एक नॉर्मल फितरी अमल है, उनकी नॉर्मल डेवलपमेंट का हिस्सा है। फिर जैसे जैसे देखा गया है कि कुछ बच्चे इस वजह से भी झूठ बोलते हैं कि एक नया बिहेवियर एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। तो मैं ये बोल के देखता हूँ आगे क्या होगा, मतलब एक नॉर्मल एक्सपीरियंस है, इट्स नॉर्मल पार्ट ऑफ लाइफ। फिर जब बच्चे स्कूल जाने शुरू करते हैं तो वहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बोझ आता है, होमवर्क मिलता है, घर आके कह दिया होमवर्क तो मिला ही नहीं। हाँ, एग्जैक्टली। टीचर ने डांटा या टीचर ने कुछ कहा, मुझे तो टीचर ने कुछ भी नहीं कहा। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से बचने के लिए भी बच्चे झूठ बोलते हैं। फिर अक्सर बच्चे अपने आप को अच्छा साबित करके, मैंने तो आज स्कूल में इतना अच्छा काम किया कि सब लोग हैरान हो गए, और वो अटेंशन सीकिंग की वजह से भी झूठ बोलते हैं कि पेरेंट्स की तारीफ मिले, पेरेंट्स उसको अप्रिशिएट करें। तो उस वजह से भी बच्चे अपनी सेल्फ इस्टीम को बूस्ट करने के लिए भी झूठ बोलते हैं। तो ये कुछ वजह हैं जो जिस वजह से बच्चे झूठ बोलते हैं। तो आपको क्या लगता है हुमा के ये वजूहात किस बना पर वो लोग, मतलब उनके इर्द गिर्द जो चीज़ें हो रही होती हैं उसकी वजह से उनके अंदर ये डेवलप होना शुरू हो जाती हैं, या ये वो सोचना शुरू हो जाते हैं इस तरह के ख्यालात? अच्छा, ये मैंने जैसे बात की कि कुछ तो डेवलपमेंट का हिस्सा ही है कि बच्चे एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, बच्चे वो चीज़ें कर रहे होते हैं, और बच्चों की मोरल्स इतनी स्ट्रांग नहीं होती। अभी छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें नहीं पता होता कि क्या सही है क्या गलत है,
और वो नई नई चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। वो समटाइम कहते हैं चलो ऐसे कह के देख लेता हूँ क्या होता है। जैसे इवन बच्चे इस तरह के ये अक्सर हमारे एक्सपीरियंस में आता है, हमारे सामने उसने मारा, हमने पूछा कि आपने उसको हिट किया? छोटे भाई को? नहीं, मैंने तो नहीं exactly, किया। तो वो इतना उन्हें नहीं पता होता कि उनके सामने अभी हमने देखा है कि सामने मारा, और वो बच्चे एक्सपीरियंस कर रहे होते चीज़ें। तो आहिस्ता आहिस्ता जैसी मोरल वैल्यूज़ उनकी स्ट्रांग होती हैं, पेरेंट्स उनको गाइड करते हैं, तो ये 7-8 साल के बाद ये बच्चे बड़ा सोफिस्टिकेटेड हो जाते हैं, बच्चे बेहतर होना शुरू हो जाते हैं, तो ये बेहतर हो जाता है। लेकिन कुछ चीज़ें कंसर्न की तब बन जाती हैं जब बहुत ज़्यादा झूठ बोला जा रहा होता है। लेकिन डॉक्टर उमा, हमने देखा है कि मतलब बच्चे को नहीं पता वो झूठ क्यों बोल रहा है, उसको नहीं पता कि ये अखलाकी मसला है। क्योंकि हम बहुत से लोग देखते हैं कि पेरेंट्स खुद ही कह रहे होते हैं, अगर कोई बाहर उनको बुलाने आए हैं तो जाके कह दो कि अंकल बाबा घर पर नहीं है या मामा घर पर नहीं है, तो वो बाबा तो अंदर होते हैं लेकिन बच्चा बाहर जाके झूठ बोल रहा है। तो ये भी तो एक ट्रेनिंग हो रही है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि बच्चे बच्चे को नहीं पता होता, तो बच्चे की मोरल्स ट्रेनिंग में हो रही होती है, मोरल वैल्यूज वो सीख रहा होता है, और पेरेंट्स से ही सीख रहा होता है। अगर पेरेंट्स या टीचर से वो ऐसी चीज़ लर्न करता है कि वो झूठ बोल रहे हैं, तो डेफिनेटली वो भी वही प्रैक्टिस करता है। तो सबसे पहले तो पेरेंट्स को रोल मॉडल बनने की ज़रूरत है कि बच्चे के सामने कोई भी ऐसी बात ना कीजिए, क्योंकि वो सीख रहा है। आप शायद किसी और पर्सपेक्टिव से कह रहे हैं, जैसे समटाइम अभी आपने बात की कि हम अक्सर ये भी सोचते थे किसी की दिल आज़ारी ना हो, इस वजह से हम कोई चीज़ छुपा लेते हैं, झूठ बोल लेते हैं, लेकिन ये चीज़ बच्चा नहीं समझ सकता। Exactly, हाँ। तो बच्चे के सामने फिर ऐसी चीज़ें, या उससे ना झूठ बुलवाया जाए अपने मकसद के लिए, या बच्चे के सामने ऐसे बिहेवियर्स ना किए जाएं ताकि बच्चा कोई ऐसी, क्योंकि उसकी तो ये लर्निंग की उम्र है, और वो इतना जज नहीं कर सकता कि मेरे पेरेंट ने क्या थॉट प्रोसेस था जिसकी वजह से ये झूठ बोला, और आप उसको समझा भी नहीं सकते। उसके नज़र में आपने गलत बयानी की, आपने झूठ बोला है, जो सही नहीं था आपने वो बोला है। तो उसके सामने ऐसे बिहेवियर्स प्रैक्टिस ना किए जाएं ताकि बच्चा वो चीज़ें लर्न ना करे जो कि आप नहीं चाहते कि वो लर्न। डॉक्टर उमा, जिस तरह मैं बात कर रही थी कि बच्चों में और वालिदैन में एक मेरे ख्याल से कम्युनिकेशन गैप भी आ जाता है, जिसकी वजह से बच्चे फिर उनको सही तरह कम्युनिकेट नहीं कर सकते। अगर हम ये गलती कर बैठे हैं तो हम इसको किस तरह वालिदैन तक पहुँचाएँ कि वो हम लोगों को गलत ना समझे। यहाँ अगर हम झूठ बोल चुके हैं तो उनके अंदर एक डर होता है कि अगर हम ये उनको बताएंगे तो उनका रिएक्शन पता नहीं कैसे का आएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कम्युनिकेशन गैप भी इस तरफ लीड कर सकता है। एक फेयर होता है कि पेरेंट्स किस तरह रिएक्ट करेंगे, डांटेंगे, मारेंगे, जिसकी वजह से बच्चा समटाइम हाइड कर लेता है और उसे ये एक आसान सोल्यूशन लग रहा होता है। और जब उसका ये चीज़ कामयाब हो जाती है, वो जो उसने गलती की होती है वो झूठ बोल के उससे बच जाता है, तो फिर उसका बिहेवियर स्ट्रेंथन होता जाता है। तो कम्युनिकेशन गैप भी इसकी तरफ लीड कर सकता है। झूठ जब बच्चा बोलना शुरू करता है तो सबसे पहले तो इंस्टेड ऑफ पनिशिंग दैट लाई, उस झूठ को पनिश करने के बजाय आपको पहले तो ये फिगर आउट करना है कि बच्चा झूठ क्यों बोल रहा है। अच्छा, वो वजह अगर आपको पता लगती हैं तो आपको उन वजहों को एड्रेस करना है। अगर वजह ये है कि बच्चा आपसे डर की वजह से झूठ बोल रहा है, तो आपने ये डर ख़त्म करना है और वो कम्युनिकेशन से ख़त्म करना है, क्योंकि हमने बच्चे की बेसिकली उसकी अखलाकी तरबियत करनी है, हमने उसे डराना नहीं है। डर के अगर आप उसको झूठ पे डांटेंगे या मज़ीद उसको पनिश किया जाएगा तो वो फिर इस चीज़ से बचने के लिए वो झूठ बोलेगा। तो इसलिए इंस्टेड ऑफ पनिशिंग दैट लाई आपको ये फिगर आउट करने की ज़रूरत है कि बच्चा झूठ बोल क्यों रहा है। लेकिन बच्चों को हमने ये भी नोटिस किया है कि बच्चों को सिर्फ ये वाहिद हल नज़र आता है कि शायद हम झूठ बोलकर ही एक मुश्किल से निकल सकते हैं। तो कौन सी उम्र से हम बच्चों को समझा सकते हैं कि ये झूठ बोलना कितनी गलत बात है? मतलब कौन सी उम्र से उनको ट्रेनिंग जो है वो हम स्टार्ट कर दें? अच्छा, 4-5 साल तक तो बच्चे को नहीं कहने की ज़रूरत, क्योंकि उस टाइम तो उसकी माइंड इतना डेवलप नहीं हुआ होता कि वो ये चीज़ समझ सके, और उसमें वही बात कि वो फैंटेसाइज बहुत कर रहा होता है चीज़ों को, जो वो स्क्रीन पे देख रहा होता है वो वैसा मिमिक कर रहा होता है। जैसे वो आपने अभी एक पोएम का कहा, Exactly, तो हाँ। वो वाले बिहेवियर्स बच्चे लर्न करते हैं और वही प्रैक्टिस करते हैं। तो 4-5 साल तक तो आप का कहने का फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि बच्चा समझ नहीं सकता। जब बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है और आपको कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आना शुरू होती हैं, जैसे उसे होमवर्क मिला है और वो होमवर्क नहीं बता रहा, या स्कूल में कुछ हुआ है, स्कूल की टीचर आपको कुछ और बता रही है और बच्चा आपको कोई और पिक्चर प्रेजेंट कर रहा है, तो दिस इज़ द थिंग जहाँ पे आपको अब एड्रेस करना शुरू कर देना चाहिए। तो आपने उस टाइम बच्चे से कम्युनिकेशन बढ़ानी है, डायलॉग ओपन करना है, बच्चे से बात कीजिए। आप इस तरह भी कर सकते हैं कि पहले उससे बात कीजिए कि इस तरह हुआ, आपकी टीचर ने ये कहा, आप ये कह रहे हैं, तो मैं आपको 10 मिनट देती हूँ, आपने मुझे सही बात बतानी है, आप सोच लो, मुझे सही बात बतानी है।
मतलब उससे आपने कम्युनिकेट करके उसे ओपन अप करना है इतना कि वो सच बोले, और अगर उसके बाद वो 10 मिनट 5 मिनट बाद आपको सच बता देता है तो आपने इसको प्रेज करना है, अप्रिशिएट करना है कि आपने बहुत अच्छा किया, आपने हमेशा सच बोलना है, मैं आपके साथ हूँ। अगर कभी आप ने पहले अगर झूठ बोला भी था तो वो गलत बात थी, लेकिन मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, तो आप उसको उसकी इस चीज़ को स्ट्रेंथन करने के लिए आपने उसको तारीफ़ करनी है, उसको कोई ना कोई आप छोटा मोटा गिफ्ट दे सकते हैं अगर वो सच बोलता है। तो अगर आपने अच्छे बिहेवियर्स बच्चे में पैदा करने हैं तो उसके लिए उनको अप्रिशिएट करना ज़रूरी है, ठीक है। और अगर फिर भी बच्चा, आप बार बार ऐसे प्रैक्टिस कर रहे हैं और फिर भी बच्चा झूठ बोलता है और आपको कोई ऐसी रीज़न नहीं मिलती कि वो क्यों झूठ बोल रहा है, तो तब बच्चे से आपने तब भी पनिशमेंट इज़ द लास्ट रिजॉर्ट, तब भी पनिशमेंट हमारे यहाँ पे सबसे पहले हाँ। किया जाता है। तो उसमें क्या करना है कि उसको जो चीज़ें अच्छी लगती है, जैसे उसका स्क्रीन टाइम है, वो कोई गेम खेलता है तो आपने कहना है आज आप गेम नहीं खेलेंगे, ठीक है। उसकी कोई फेवरेट चीज़ जो खाने में पसंद है, आज आपको वो नहीं मिलेगी, आज आप ये नहीं करेंगे क्योंकि आपने झूठ बोला है। तो उस बिहेवियर को लिमिट करने के लिए आपने उसकी कोई पसंदीदा चीज़ उससे लेनी है, ठीक है। पहले तो उसके पॉजिटिव बिहेवियर जो आप चाहते हैं कि आपके बच्चे में पैदा हो, तो आपने उसको अप्रिशिएट बहुत करना है, उस पॉजिटिव बिहेवियर को अगर वो करता है उसको बहुत अप्रिशिएट करना है, उसको कोई आप छोटा मोटा गिफ्ट दे सकते हैं ताकि पॉजिटिवली रीइंफोर्समेंट हो उसमें और वो उस बिहेवियर को बार बार प्रैक्टिस करे। और जो अगर फिर भी वो नेगेटिव बिहेवियर कर रहा है तो फिर उसकी अच्छी चीज़ें उससे लेनी है कि आपने ये किया इस वजह से, और आपने बहुत स्ट्रिक्ट रहना है उसमें कि आपने ये किया है इस वजह से, आज आपके साथ आज आपको फ़ोन नहीं मिलेगा, आज आप गेम नहीं खेल सकोगे, आज आप बाहर नहीं फ्रेंड्स के साथ खेल सकोगे, या आज आपको ये फेवरेट टॉय नहीं मिलेगा आपका क्योंकि आपने झूठ बोला है, और उसको बताना है और आइंदा आपने नहीं बोलना। तो ये चीज़ें करके आप उसमें ये आदत ख़त्म कर सकते हैं। और उसमें भी मैंने पहले बात की थी कि आप, क्योंकि पेरेंट्स को ये बच्चा तो इतना समझ नहीं पा रहा होता, पेरेंट्स को सबसे पहले तो ये फिगर आउट करने की ज़रूरत है कि बच्चा झूठ बोलता क्यों है, वो क्या डर की वजह से बोलता है, या उसे कोई मतलब उसमें क्योंकि जब आपको वजह समझ आए तो उस हिसाब से एड्रेस करना होता है। अगर तो वो आपकी अटेंशन चाहता है, अगर वो बड़ा अपने आप को, क्योंकि जैसे बच्चों को अच्छा लगता है कि उनके पेरेंट्स, जैसे बड़े हम लोग भी मतलब किसी को मुतासर करने के लिए कभी ना कभी किसी ना किसी स्टेज पर झूठ बोल देते हैं, इसी तरह मेरे ख्याल से बच्चों में भी एक आदत ये चाहता है कि पेरेंट उसको बाकी बच्चों के मामले में ज्यादा अप्रिशिएट करे, और वो वाली चीजों पे झूठ बोलता है जिसपे पेरेंट्स अमूमन खुश होते हैं। जैसे मैंने मार्क्स बहुत अच्छे ले लिए, आज स्कूल में टीचर ने मेरी बहुत तारीफ की, मैंने बहुत ज्यादा काम किया, मुझे बहुत ज़्यादा स्टार्स मिले, मुझे मतलब वो इस तरह की चीज़ों पे झूठ बोलना शुरू करता है ताकि वो आपकी आपकी अटेंशन मिले, सीख कर सके। तो इस चीज़ पे आपने पहला तो ये है कि अगर वो इस वजह से बोल रहा है तो इस चीज़ को आपने पहले तो इग्नोर करना है कि इस चीज़ पर, इस बिहेवियर पे उसको स्पेशली अटेंशन नहीं देनी, क्योंकि आपको पता लग रहा है कि स्कूल में क्या परफॉर्मेंस है और वो क्या बता रहा है। तो पहले तो इसको इग्नोर कीजिए, और अगर फिर भी वो बार बार ऐसे कर रहा है तो आपने उसे आराम से कहना है, अच्छा अब आपने ये बात तो बता दी, अब बताओ असल में क्या हुआ था। मतलब उसको इंस्टेड ऑफ गिविंग हिम सम नेगेटिव कमेंट्स या टॉन्ट करना, या तुम एमी बड़ी बड़ी छोड़ते हो, तुम ऐसे कर ही नहीं सकते, मुझे पता है तुम क्या हो, मतलब ये बातें करने के बजाय अब आपने ये बता दी, अब आप बताएं असल में क्या हुआ था। मतलब सिंपल सी बात, आपने डायलॉग ओपन करना है उसके साथ, फिर वो आपको उससे भी पता लग जाएगा कि मेरी माँ को या मेरे बाप को पता है कि असल में क्या हुआ था, तो वो आपको फिर असल चीज़ बताएगा। पहले तो इग्नोर करना है अगर वो अटेंशन के लिए कर रहा है, और दूसरा फिर उससे इस तरह मतलब उसको क्रिटिसाइज नहीं करना, नेगेटिवली क्रिटिसाइज नहीं करना, हमने कोई ऐसी चीज नहीं करनी जिससे उसकी सेल्फ एस्टीम इफेक्ट हो, क्योंकि मतलब उसके उस बिहेवियर को समझने की कोशिश करनी है, उसको मतलब देखना है कि वो क्यों वो बिहेवियर अपना रहा है, वो चाहे झूठ बोल रहा है, अटेंशन सीकिंग की कोशिश कर रहा है, ये समझने की ज़रूरत है पेरेंट्स को। डॉक्टर हुमा असलम हमारे साथ मौजूद थी, माहिर नफ्सियात है। डॉक्टर हुमा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके इसके बारे में। और जनाब आप लोग भी जो पेरेंट्स हमें देख रहे हैं, तो मेरे ख्याल से आज कुछ इस हवाले से अपने बच्चों के साथ बैठिए, उनके साथ गपशप लगाइए और उनसे पूछने की कोशिश करिए कि वो क्या करना चाह रहे हैं, और वो अगर झूठ बोलते हैं और आपको पता है तो उनसे पूछें कि उनके पीछे की वजूहात क्या है। मजीद भी आपसे बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त पर एक छोटी सी ब्रेक का, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब ये हमारा सेगमेंट है
सेल्फ ग्रूमिंग के हवाले से। और आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बेरोजगारी की शरह में इजाफा होता जा रहा है और हर साल हजारों नए जो स्टूडेंट्स हैं वो डिग्रियां हाथों में थामे हुए मार्केट में आ रहे हैं, लेकिन सिर्फ चंद लोग ही नौकरी के हसूल में कामयाब होते हैं। वैसे तो जॉब ना मिलने की कई वजूहात सामने आती है, लेकिन जो सबसे बड़ी वजह है वो उम्मीदवारों में प्रोफेशनल्स इन्वायरमेंट में जाने के लिए रिक्वायर्ड स्किल्स का नहीं होना है। और हमारे तालीमी इदारों में सेल्फ ग्रूमिंग और करियर काउंसलिंग के हवाले से कोई खास तवज्जो नहीं दी जाती है और स्टूडेंट्स के हाथों में सर्टिफिकेट तो दे दिए जाते हैं, लेकिन स्किल्स नहीं उन्हें सिखाए जाते। और अगर स्टूडेंट से पूछा जाए कि जनाब क्या वो वही डिग्री हासिल कर रहे हैं जिनमें उनका इंटरेस्ट है, तो बेशतर का जो जवाब आता है वो ना में ही आता है। या तो वो किसी पीयर प्रेशर में वो डिग्री हासिल कर रहे होते हैं, वो चीज़ पढ़ रहे होते हैं, या फिर किसी के इन्फ्लुएंस करने पर वो पढ़ रहे होते हैं। और ये जो करियर का इंतखाब एक ऐसी गलती बन जाता है जिसका खुमियाजा फिर हमें पूरी ज़िंदगी भुगतना पड़ता है। और कोरोना वबा की अगर बात की जाए तो जॉब मार्केट में कंपटीशन जो है वो और भी ज़्यादा सख्त हो गया है। जॉब मार्केट में जाने से पहले स्टूडेंट्स को किन स्किल्स की ज़रूरत होती है, ये स्किल्स कैसे सीखे जाएं, सही करियर का इंतखाब कैसे किया जाए, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं खुरम शहजाद हैं, करियर काउंसलर हैं और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। खुरम, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। जागो लाहौर में कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच, आई एम परफेक्टली फाइन। हाँ, खुरम, हम जैसे मैं हर मतलब ये फ़िक्रा जो है मेरे ख्याल से हम हर कोई सुनते हैं अपने प्रोफेशनल लाइफ में कि जनाब आप मेरा ख्याल रखें और मैं आपका ख्याल रखूंगा, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती जब तक हम अपना ख्याल नहीं रखना सीखेंगे हम दूसरों का ख्याल कैसे रखेंगे। एग्जैक्टली। तो इस पर आप सबसे पहले क्या कमेंट करना चाहेंगे? जिम रॉन कहते हैं कि अगर हम ये कहें कि आप अपना ख्याल रखें और मैं, जैसे आप आमतौर पे लोग कहते हैं कि यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच योर्स, तो ये एक तरह से सेक्रीफाइस की तरफ लेके जाती है बात। फॉर एग्जांपल, आपका ख्याल रखने के लिए मुझे अपनी कुछ चीज़ें कंप्रोमाइज़ करनी पड़ेंगी, सो ऐसा करना अच्छी बात। वो कहते हैं उस माँ के बारे में सोचें जो कहती है कि मैंने अपने बच्चे के लिए अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी। बजाय इसके अगर हम ये कहें कि फॉर एग्जांपल आप अपना ख्याल रखें मेरी खातिर और मैं अपना ख्याल रखूँगा आपकी खातिर, तो इससे क्या होगा, अगर मैं ग्रो करूँगा, अगर मैं डेवलप होऊंगा, अगर मैं सक्सेसफुल होऊंगा, तो मैं अपनी फैमिली, अपने करीब 3 लोगों को ज़्यादा सपोर्ट कर सकता हूँ। अदरवाइज़ अगर हम ये कहें कि मैंने अपनी ज़िंदगी पूरी बच्चों के लिए या एक भाई के लिए या किसी के लिए वक्फ कर दी, उसमें शायद हम उतना अच्छा उसको सपोर्ट नहीं कर सकते जितना हम ग्रो करने के बाद कर सकते हैं। तो आपको क्या लगता है आज के ज़माने की अगर बात की जाए तो सिर्फ किसी जॉब को हासिल करने के लिए सिर्फ हमें डिग्री चाहिए होती है या उसके साथ साथ हमें कोई स्किल्स भी चाहिए हैं ताकि हम उसमें और ज़्यादा ग्रो कर सकें? अभी स्किल बेस्ड मार्केट है। ओके। वो टाइम अब गुजर गया जब आप सिर्फ डिग्री लेके चाहिए। जाते थे एंड यू जस्ट गेट क्वालिफाइड। लेकिन अब क्या करना पड़ता है, आपको डिग्री से ज़्यादा प्रूफ करना पड़ता है कि यू आर कैपेबल टू डू दैट जॉब बेटर देन एनीवन एल्स। ठीक है। वो कैसे करेंगे? वो स्किल सेट से करेंगे। वो आप अपनी जो उस जॉब को करने के लिए जो वैल्यू क्रिएट करनी है आपने उससे करेंगे। फॉर एग्जांपल, डिग्री है काम नहीं आता तो आप उस कंपनी के किस काम के? सो उसके लिए ज़रूरी है कि यूनिवर्सिटी में करियर काउंसलिंग के थ्रू वो अपने करियर को सही तरह से चूज़ कर पाएँ। सेकेंडली, वो स्किल्स एक्वायर कर लें, चाहे यूनिवर्सिटी सिखाई या खुद से सीखें, वो कर लें। फॉर एग्जांपल 2003 में मुझे एक जॉब की ऑफर आई कराची से, तो मुझे पता चला वहाँ जाके मुझे ऑटो कैड करना है। अच्छा। ऑटो कैड पे काम करना है। ठीक है। तो अब मैं अपने करीब 3 जो भी इंस्टीट्यूट था वहाँ गया, मैंने कहा मुझे ऑटो कैड सिखा दे। तो उन्होंने कहा 3 महीने का कोर्स है, 3 महीने की फीस दे, हम सिखा देंगे। मैंने कहा मेरे पास 3 दिन है। तो उन्होंने कहा 1 महीने का कोर्स 3 दिन में सिखा देते हैं, आप पूरे महीने की फीस पे कर दें। तो 3 दिन में मैंने पूरे महीने का कोर्स किया। चौथे दिन मैं कराची चला गया, ऑन जॉब था और मुझे काम आता था। तो अगर हमारे आज जो भी स्टूडेंट्स जो जॉब के लिए जा रहे हैं वो अगर अपनी स्किल सेट पे फोकस करें, वो देखिए कि उन्हें करना क्या है, उसके लिए स्किल्स रिक्वायर्ड क्या है। सबसे मेजर जो गलती करते हैं, देखिए स्किल सेट का तो सीवी से पता चल जाता है। जब आपने सीवी सही नहीं बनाया, इसका मतलब आपको लिखना नहीं आता, सोचना नहीं आता, आपको अच्छे तरीके से ड्राफ्ट करना नहीं आता। तो ये चीज़ें कम्युनिकेशन का पार्ट हैं। इसका मतलब कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर करना सबसे इम्पोर्टेंट स्किल है। ठीक है। किसी भी स्टूडेंट के लिए जो एकेडेमिया से अब जा रहा है कॉर्पोरेट लाइफ की तरफ, तो कम्युनिकेशन से स्टार्ट करें। फिर 2 तरह की स्किल्स होती हैं। एक होती है 3 तरह की स्किल्स होती है। एक होती है टेक्निकल स्किल्स। ओके। फॉर एग्जांपल, कैमरा को ऑपरेट करना, कंप्यूटर ऑपरेट करना, गाड़ी चलाना, गन चलाना, ये जितनी सारी टेक्निकल में आ ये जाती सारी है। टेक्निकल और ये टेक्निकल स्किल्स फ्रंट लाइन की होती है। कभी भी आप नहीं देखेंगे कि आर्मी चीफ जो है वो गन चला रहे हैं जाके बॉर्डर पे।
दूसरी स्किल्स होती हैं ह्यूमन स्किल्स, वो मैनेजरियल स्किल्स, मैनेजरियल लेवल की जॉब्स के लिए चाहिए होती हैं। और मैनेजरियल स्किल्स के यानी ह्यूमन स्किल्स मैनेजर की पोजीशन के लिए, और सेकंड लास्ट है इंटेलेक्चुअल स्किल। ठीक है। वो चाहिए, जैसे कंपनी रन करनी है तो आप क्या देखते हैं 10 साल 20 साल 100 साल बाद ये कंपनी कहाँ जाएगी। ये तीनों स्किल्स हमारे स्टूडेंट्स को आज एक्वायर करनी चाहिए ताकि वो जल्दी ग्रो कर पाएं अपने करियर में। लेकिन क्या लगता है आपको, हमारे जो तालीमी इदारे हैं, हमारी यूनिवर्सिटी, स्कूल्स और ये जो कॉलेजेस में हम पढ़ते हैं, वहाँ पर इस तरह की स्किल्स सिखाई जाती है? यहाँ पर अगर वहाँ पर नहीं सिखाई जा रही, क्योंकि हमने बहुत सारे ऐसे देखे भी हैं जहाँ पर ये करियर काउंसलिंग का नामो निशान ही नहीं है, जहाँ पर कोई सेंटर ही नहीं मौजूद, तो क्या फिर इनफरादी तौर पर भी हमें फिर खुद से कुछ चीज़ें जो है वो डेवलप करनी चाहिए या इस तरफ जाना चाहिए? यूनिवर्सिटी में मौका ज़रूर मिलता है हर स्टूडेंट को, वहाँ पर्टिकुलरली ये सिखाई नहीं जाती, वहाँ एकेडमिक्स के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है। वो अब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने इसके ऊपर फोकस करना शुरू कर दिया है, बट अभी बहुत गुंजाइश है इम्प्रूवमेंट की। इंडिविजुअल कैपेसिटी में ही बच्चों को अभी पढ़ना पड़ेगा, अभी सीखनी पड़ेंगी स्किल्स। लेकिन एक अच्छी बात ये कि टेक्नोलॉजी के इवॉल्व होने की वजह से ये आसान हो गया है। अच्छा। तो इसमें मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे बीइंग मैकेनिकल इंजीनियर और फिर एमबीए करने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे स्किल्स चाहिए। स्किल्स कौन सी चाहिए थी जो मेरे काम से रिलेटेड थी। फॉर एग्जांपल हम उसको कहते हैं रोलिंग बेरिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है। रोलिंग बेरिंग टेक्नोलॉजी सीखने में स्वीडन गया स्पेशलाइजेशन के लिए, जर्मनी गया, हॉलैंड गया, इटली गया, स्विट्जरलैंड गया, सिंगापुर गया, मलेशिया गया, बैंकॉक गया, दुबई गया। सो वो स्किल सीख के पाकिस्तान जब मैं आया तो मैंने रियलाइज़ किया मेरे अलावा पाकिस्तान में कोई भी नहीं है जिसने ये स्किल सीखी हुई। सो ये स्किल सीखने के बाद अब मैं जब पढ़ाता हूँ लोगों को तो वो कहते हैं कि ये चीज़ें हमें पाकिस्तान में किसी ने नहीं सिखाई। ये स्किल हर शख्स को, चाहे वो कैमरामैन है, चाहे वो इंजीनियर है, चाहे वो डॉक्टर है, उसको चाहिए कि वो सीखे और अपने काम में तभी वो आगे ग्रो कर सकता है। लेकिन यहाँ पर बच्चे जो है अमूमन हम देखते हैं कि यूनिवर्सिटी लाइफ में बहुत सारा कंफ्यूज होते हैं कि हमने कौन सी जो है लाइन ऑप्ट करनी है, किस तरफ जाना है। तो उनको कैसे पता चलेगा कि हमारे अंदर ये चीज़ है, हम उसको और ज़्यादा स्किल्ड करके आगे निकल सकते हैं? ये बहुत मुश्किल और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। इसका एक बात, मतलब एक सेंटेंस में जवाब देना मुश्किल काम है। हर शख्स डिफरेंट है, सोच, उसकी इंटरेस्ट डिफरेंट है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो एक जो स्पेशल बात है वो ये कि हम कहते हैं ना, हम अपनी पर्सनल डेवलपमेंट या पर्सनल ग्रूमिंग कर रहे हैं। मैं इसको कहता हूँ कि आप अपने इंटरेस्ट की पर्सनल ग्रूमिंग करें। ओके। आपका जो इंटरेस्ट है, फॉर एग्जांपल अगर वो बोल चाल है, ठीक है, स्पीकिंग है, या जैसे फॉर एग्जांपल शो पे होस्ट करना प्रोग्राम, एक इंटरेस्ट, उसकी ग्रूमिंग जब करेंगे तो आप जल्दी उसमें आगे निकलेंगे। एंड देन यू रियलाइज कि हाँ, एम आई मेड फॉर दिस जॉब और नॉट। तो उससे फिर आपको तय करने में आसानी होती है। इंटरेस्ट को पहले आइडेंटिफाई करें, उसको पैशन बना लेंगे तो वो प्रोफेशन भी आपका जब बनेगा तो यू विल स्टार्ट लविंग योर जॉब एंड लाइफ। अदरवाइज क्या होता है, किसी के कहने पे जब हम करियर चूज कर लेते हैं फिर उसमें हम सक्सेसफुल इसलिए नहीं होते कि हम अपना 100% नहीं दे पाते। मिसाल के तौर पे किसी को अगर ट्रेनिंग करना पसंद है वाकई दिल से, तो पैसे नहीं मांगेगा, वो टाइम की कदर उस पर नहीं जाएगा कि मैं अभी नहीं पढ़ा सकता कल पढ़ाऊंगा। वो कहेगा मुझे बताएं कब पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, किसको पढ़ाना है, सिर्फ मुझे मौका दें बोलने का। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उसके इंटरेस्ट का है, इंटरेस्ट है, उससे उसको खुशी मिलती है, वो इम्पोर्टेंट है उसके लिए। मतलब अपने अंदर खुद झांकना है हमने, हमें कौन सी चीज़ चाहिए, हमारा इंटरेस्ट क्या है, फिर उसको डेवलप करना है, फिर उस लेन में चलना है। क्योंकि हम लोग सारे बच्चे जो होते हैं वो कंफ्यूज होते हैं कि ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, लेकिन किसी एक लाइन को चूज करना है और उसमें फिर जद्दोजहद दिखानी है। दूसरा मुझे बताइए, यहाँ पर हमारे ऐसे इदारे हैं जो बच्चों को डिग्रियाँ तो दे रहे हैं, वो तो तालीमी इदारे तो हैं, ऐसे इदारे जो सॉफ्ट स्किल्स सिखा रहे हो बच्चों? ऐसी बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज हैं जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं सॉफ्ट स्किल्स पे। अच्छा, इसमें भी जो सॉफ्ट स्किल्स है इसको भी 4 कैटेगरीज में मैं डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। फॉर एग्जांपल, सबसे पहली चीज़ है पर्सनल केयर। अच्छा, ये बच्चों को और बड़ों को हमें सिखाना चाहिए कि हम पर्सनल केयर से शुरू करें। मिसाल के तौर पे अगर आप फिजिकली फिट हैं, मेंटली फिट हैं, अगर आप वॉक करते हैं, सही खाना खाते हैं, आप अपनी बॉडी को नरिश करते हैं, आप जाते हैं किसी न्यूट्रिशनिस्ट के पास, कहते हैं मुझे बताएं पर्सनल केयर के लिए क्या खाना चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली इफ़ यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ, सो बिकॉज देखिए सबसे इम्पोर्टेंट एसेट क्या है हमारी लाइफ में, हम खुद। अगर हम अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो हम कैसे आउटपुट दे सकते हैं अच्छी।
सेकंड चीज़ है पर्सनल ग्रूमिंग। जब आपने बाल बनाने हैं, आपने अपना मैनी पैडी या आपने जाके अपने आप को जो है वो प्रेजेंटेबल बनाना है, कपड़े सही पहने हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली ये 2 चीज़ें होंगी। तीसरी है पर्सनल डेवलपमेंट, किताबें कौन सी पढ़नी है, किन दोस्तों के साथ उठना बैठना है, किस तरीके से पर्सनल डेवलपमेंट पे काम करना है, और लास्ट है प्रोफेशनल डेवलपमेंट, स्किल्स कौन सी सीखनी है। चारों एरियाज में अगर हम काम करेंगे तो यकीनन सक्सेसफुल हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर आपको क्यों लगता है, मतलब हमारे यहाँ पे लोग MBA भी कर लेते हैं नौजवान, मतलब अच्छी डिग्रीज लेकर भी वो जॉब की उसमें तलाश में रहते हैं कि हम अपने काम के बजाय जॉब करेंगे। तो क्या लगता है यहाँ पर रुझान नहीं है काम करने का, या बिजनेस में वो डर गए हैं कि हम बिजनेस नहीं कर सकते? इसमें थोड़ा सा करज चाहिए, एक अपने आप को इम्प्रूव करने की। वक्त चेंज हो रहा है। आज जब इंटरव्यू के लिए लोग आते हैं तो जब उनसे कहा जाता है कि वो एक एप्लीकेशन लिख के दें, तो अनफॉर्चुनेटली वो सही लिख नहीं पाते। वो अदर अल्टरनेटिव पे क्या जाते हैं, रेफरेंस के लिए, विच इज़ रॉन्ग। हमेशा हमें, क्योंकि हम देखिए डिग्री लेके आए तो उसका मतलब हमने पढ़ा है, हमें अपनी काबिलियत पे भरोसा होना चाहिए, उसकी बुनियाद पे प्रिपेयर्ड होना चाहिए हमें इंटरव्यू के लिए, जॉब के लिए, उसके काम के लिए। वहाँ जब हम लैक करते हैं फिर ये सारी डिसअपॉइंटमेंट और कन्फ्यूजन आती है कि क्या करें, जॉब्स नहीं मिल रही। सबसे पहली चीज़ स्टूडेंट्स के लिए ये देखें उन्हें क्या करना है, मेक श्योर करें उन्हें पता होना चाहिए। उसके लिए काउंसलर से बात करें, मेंटोर से बात करें, टीचर से, पेरेंट्स से, खुद से कोशिश करें जानने की। सेकेंडली, वो जब चूज़ कर लें तो अच्छे तरीके से खुद को प्रिपेयर करें, सही CV बनाएं, उसमें गड़बड़ ना करें। आमतौर पे CV में लिखा होता है कि मुझे कोई भी जॉब दे दें जो आपकी कंपनी में अच्छी हो, मैं हर तरह से जॉब करने के लिए तैयार हूँ। ये गलत चीज़ है। हमें टू द पॉइंट बात करनी है, मैं इंजीनियर हूँ, मैं ये जॉब करूँगा इस डिपार्टमेंट की, इस पोजीशन पे। फिर उसके बाद तैयारी कर ले इंटरव्यू की, उसमें कंफ्यूज ना हो, उसमें निगोशिएट अच्छा कर सकें, अच्छे बेनिफिट्स वगैरह। और फिर उसके बाद आप काम पे जाने के लिए जो स्किल्स चाहिए वो अगर लेके जाएंगे और तैयार होंगे तो आप अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे, जल्दी ग्रो कर सकते हैं। आप टेक्नोलॉजी की मदद से जल्दी स्किल्स हासिल कर सकते हैं, आप ऑनलाइन सीख सकते हैं, ऑफलाइन इतनी कंपनीज हैं वो ट्रेनिंग्स करा रही हैं। बहुत सारी ऐसी, आपको बताता हूँ 2014 में मैंने 111 ट्रेनिंग्स अटेंड की। अच्छा। एक साल में, और उनमें से 75% फ्री थी। तो अगर हम चाहें ग्रो करना तो अपॉर्चुनिटीज आर एंडलेस, सिर्फ अप्रोच चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है, अप्रोच करने की ज़रूरत है बस, कि आपको अपनी एक तो चाहिए कि आप क्या चाहते हैं, फिर उसी को लेकर चलें तो मेरे ख्याल से वो फिर 4 चांद लग जाएंगे उस चीज़ को। खुरम शहजाद हमारे साथ मौजूद है, करियर काउंसलर हैं और ट्रेनर भी हैं। और बहुत शुक्रिया आपका, आपके वक्त का, कि आप यहाँ पर आए हैं। और जिस तरह हम बात कर रहे थे नौजवानों के हवाले से कि उनको एक राह दिखाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ चुकी है, और इसी हवाले से हम लोग आप लोगों से बात भी करते रहते हैं और अपने जो एक्सपर्ट्स हैं उनको भी बुलाते रहते हैं ताकि आप लोगों को पता चल जाए। मज़ीद भी आपसे बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त पर एक छोटी सी ब्रेक का, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात हो जाए सेहत और फिटनेस के हवाले से, तो पाकिस्तान के निज़ाम सेहत को इस वक्त कई किस्म के चैलेंजेस का सामना है, और कोरोना वायरस का ख़तरा अभी टला नहीं कि डेंगू का ख़तरा भी एक मरतबा फिर सर उठाने लगा है। और गुज़श्ता 24 घंटों की अगर बात की जाए तो पंजाब भर में डेंगू के 9 मरीज रिपोर्ट हुए हैं, जबकि कोरोना वायरस के 990 नए केसेस भी सामने आए हैं, और जिनमें बेशतर केसेस की तादाद लाहौर में से ही है। और इसके साथ साथ एक और वायरस जो गुज़श्ता 3 दहाइयों से पाकिस्तान की जान छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा, और वो है पोलियो वायरस। और पाकिस्तान कई सालों से इस वायरस के ख़िलाफ़ हम देख रहे हैं कि जंग भी लड़ रहा है, और वक्तन फ़वक्तन इंसदादे पोलियो मुहिमात का एहतमाम भी किया जाता है इससे लड़ने के लिए। अब एक मरतबा फिर बच्चों को उम्र भर की माजूरी से बचाने का मिशन आगे बढ़ाते हुए लाहौर समेत पंजाब भर में पोलियो मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है, और पोलियो टीमें घर घर जाकर बच्चों को कतरे पिला रही हैं। और लाहौर में 5 साल से कम उम्र 18,70,000 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है, और जिसके लिए 6,500 पोलियो टीम्स कौमी फरीज़ा जो है ये अपना सरअंजाम देंगी, और इंसदादे पोलियो मुहिम 5 रोज़ तक जारी रहेगी।
पोलियो वायरस क्यों पाकिस्तान की जान छोड़ने का नाम नहीं ले रहा, पोलियो वायरस से निजात कब और कैसे मिल सकती है और इसके लिए हमें क्या क्या एहतियाती तदाबीर हमें अपनानी चाहिए, और इसके साथ साथ हम टाइफाइड पर भी बात करेंगे क्योंकि इस मौसम में टाइफाइड के भी केसेस सामने आते जा रहे हैं। तो इस पर हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हुदा सरवर हैं, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट है और उनका ताल्लुक है इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ लाहौर से। डॉक्टर हुदा, मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, थैंक यू नीवा। डॉक्टर हुदा, हम देख रहे हैं कि इंसदादे पोलियो मुहिम का जो है वो आगाज़ हो चुका है, लेकिन अभी भी बहुत सारे केसेस जो हैं इस तरह के सामने आते हैं कि वालिदैन जो है वो पोलियो के कतरे पिलाने से इनकार करते हैं बच्चों को। तो पहले हमें बताइए कि जो पोलियो के कतरे हैं इनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं या ये मुकम्मल तौर पर जो है ये महफूज हैं? आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है मुनीबा, क्योंकि हमारे कंट्री में ये बहुत ज़्यादा है और ये जो मिसकंसेप्शंस हैं और गलत फहमियाँ हैं पोलियो के कतरों के बारे में, बल्कि तमाम तरह की वैक्सीन्स के बारे में। पर पोलियो के कतरे क्योंकि हुकूमत बहुत ज़्यादा पुश करती है और इंटरनेशनल जो एजेंसीज़ हैं वो भी बहुत ज़्यादा इस पे ज़ोर डालती हैं, तो हमारी आवाम में ये बहुत ज़्यादा गलतफहमी पाई जाती है कि ज़रूर इनका कोई हिडन एजेंडा है, ये क्यों कर रहे हैं ऐसे। तो सबसे पहले मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ कि पोलियो के कतरे जो हैं वो मुकम्मल तौर पे सेफ़ हैं। ठीक है। उनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं एज सच, जिस तरह बाकी वैक्सीन्स का होता है कि बुखार वगैरह हो जाता है बच्चों को, इसमें वो भी बहुत ही कम होता है। ओके। ये बाकी वैक्सीन्स का जब बच्चा बीमार हो पहले से तो कहा जाता है कि अभी आप ना लगवाएं, थोड़ा वेट कर लें जब बच्चा ज़्यादा कोई बीमार हो। पोलियो के कतरों का वो भी नहीं है, जब बच्चा बीमार भी बेशक आपका है, कमज़ोर है, टाइम से पहले पैदा हुआ है, न्यूबॉर्न है, हर एज पे आप इसको पिला सकते हैं, ये कम्प्लीटली सेफ़ है। रिकमेंडेशंस, इंटरनेशनल रिकमेंडेशंस यही हैं कि जितनी दफ़ा मुल्क में पोलियो के कतरों की मुहिम हो, आप हर दफ़ा अपने बच्चे को कतरे पिलाएं। उसमें ये सारी जो रिकमेंडेशंस होती हैं ये बहुत अरसे तक रिसर्चेस करके, बहुत बड़े लेवल पे रिसर्चेस करके फिर बनाई जाती हैं। ठीक है। तो ये कोई किसी एक इंसान ने उठ के नहीं कह दिया कि जी ये बिल्कुल सेफ है। हाँ। इसके पीछे बहुत बड़ी रिसर्च की जाती है। एग्जैक्टली। हाँ। जी, साइंस कहती है कि ये सेफ है। इसमें हमारी आवाम में जो कंसर्न सबसे ज़्यादा पाया जाता है, जो आपने भी बहुत स्टोरी सुनी होगी कि पोलियो का कतरा पिलाया तो उसके बाद बच्चे को पोलियो हो गया। हाँ। ये इसका रिस्क जो है ना वो 1 in 2.5 मिलियन है। ठीक है। यानी अगर 2.5 मिलियन बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएं तो एक बच्चे को हो सकता है। अच्छा। 2.5 मिलियन बनेंगे 25 लाख आई थिंक। एग्जैक्टली। तो 25 लाख। इससे कहीं ज़्यादा रिस्क कतरे ना पिलाने से पोलियो होने का, इससे कहीं ज़्यादा। तो इसलिए जो है ना, जब आप रिस्क और बेनिफिट्स को वे करते हैं तो आप कह सकते हैं कि ये कम्प्लीटली सेफ है। सेफ है, लेकिन फिर भी बहुत सारे इबाम लोगों में पाए जाते हैं और जिसकी वजह से वो इससे दूर रहते हैं। लेकिन मुझे ये बताइएगा, पोलियो वायरस किस तरह हमें मुतासर करता है, मतलब हमें कैसे हो सकता है और सबसे ज़्यादा बच्चे ही क्यों इसका निशाना बनते हैं? पोलियो वायरस जो ये डिजीज़ कॉज करता है ये किसी भी एज में कर सकता है वैसे। बड़ों को भी होता है पर बड़ों में बहुत रेयर है, बहुत कम होता है, पर एडल्ट्स में भी हो सकता है। ठीक है। स्पेशली जिनकी वैक्सीनेशन ना हुई हो। हमारे मुल्क में, बल्कि ज़्यादातर मुल्कों में बड़े जब पहुंचते हैं बड़ी उम्र तक तो वो वैक्सीनेट हो चुके होते हैं। एग्जैक्टली। हाँ। तो इसलिए हम बड़ों में नहीं देखते, रिस्क जो है वो कम हो जाता है। वो कम हो जाता है। तो वो बहुत ही कम, कोई 1-2 केसेस होते हैं साल में बड़ों में। बच्चों में इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि उनको वैक्सीन नहीं लगी होती, वो उनमें कोई इम्यूनिटी नहीं होती, क़ुव्वत मुदाफ़ियत नहीं होती इस वायरस के अगेंस्ट, तो इसलिए 5 साल से कम उम्र के बच्चों को होता है। दूसरी बच्चों में होने की वजह जो है वो इस तरह आप समझें कि अगर आप ये समझें कि ये फैलता किस तरह है, ये फैलता इस तरह है कि एक मुतासरा शख्स जो है उसके स्टूल में, उसके पखाने में ये वायरस निकलता है। ठीक है। और वो उस बच्चे के, अगर वो बच्चा है तो वो उस बच्चे के हाथों के ज़रिए, उसके माँ के हाथों के ज़रिए इधर उधर फैलेगा, अगर वो अपने हाथों की सफाई का बहुत ख्याल नहीं रखेगी। या बच्चा जो है, बच्चे तो करते ही हैं, आपको पता ही है,
उनकी तो उस तरह नहीं हाइजीन मेंटेन होती, स्पेशली 5 साल से कम उम्र के बच्चे। इसलिए 5 साल से कम उम्र के बच्चों में ज़्यादा देखा जाता है, क्योंकि वो हर चीज़ मुंह में डालते हैं, उनको नहीं पता क्या खाना है क्या नहीं खाना। दूसरा ये होता है कि जब जिस तरह मैंने बताया कि पखाने में वायरस जो है ये खारिज होता है, ठीक है। तो अगर कहीं आपकी मिक्सिंग हो रही है गंदे पानी की और साफ़ पानी की, और फिर वही पानी यूज़ किया जा रहा है खाने पकाने के लिए, कपड़े धोने के लिए या पीने के लिए, तो वो उसके थ्रू बाकी बच्चों में फैलेगा। तो इसलिए बच्चों में इसलिए ज़्यादा देखा जाता है क्योंकि वो छोटे होते हैं और उनको ख्याल नहीं होता किस तरह हाइजीन का ख्याल रखना है, हाँ। टेक केयर किस तरह करनी है चीज़ों की। दूसरा, अगर डॉक्टर हुदा, अगर बच्चे जो है मुतासर हो जाते हैं पोलियो से, तो उसके बाद क्या इस तरह का इलाज यहाँ पर मौजूद है कि हम अपने बच्चों को माजूरी से बचा सकते हैं, हमेशा की माजूरी से? पोलियो अनफॉर्चुनेटली जिसको अफेक्ट कर जाता है, वो दुनिया के किसी भी मुल्क में हो, जितना मर्जी उनका एडवांस मेडिकल केयर हो, इसकी जो पैरालिसिस होता है, इसकी वजह से जो माजूरी होती है, वो कोई भी उसको ठीक नहीं कर सकता। ओके। एक दफ़ा हो गई माजूरी, हो गई तो फिर कुछ नहीं किया जा सकता। अगर 100 बच्चों में पोलियो की इन्फेक्शन हुई है तो उसमें से बहुत कम 5% से भी कम होंगे जिनको माजूरी होगी, पर जिनको माजूरी हो जाती है वो फिर रिवर्स नहीं हो सकती, वो ठीक नहीं हो सकती, उनको उसी माजूरी के साथ सारी ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है। बाकी ये बिल्कुल है कि जो ज़रा जिन मुल्कों में सेहत का निज़ाम ज़्यादा जदीद है, वहाँ पे आपके पास एड्स जिनको कहते हैं, बैसाखियाँ कह लें आप, ब्रेसेस कह लें, वो ज़रा ज़्यादा अच्छे तरीके, अच्छी क्वालिटी की होंगी, अच्छी बनी उनके होंगी। पास मेरे ख्याल से सहूलियात ज़्यादा होती हैं। सहूलियात, हाँ, जी। इन मरीजों के हवाले से, वो चाहे पोलियो के हों जी, या जी। बाकी भी जो मरीज हों, जो डिसेबल्ड लोग हैं, Exactly, हाँ, उनकी उनके जिंदगी लिए। आसान बनाने के लिए वहाँ पे सहूलियात ज़्यादा है। तो हमारे आपको क्या लगता है इनिशियल स्टेजेस पे क्या सिर्फ कतरे पिलाने से ही हम इस वायरस से बच सकते हैं, जी। या और भी कुछ एहतियात हम बरत सकते हैं इस हवाले से? देखिए, कतरे सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो तो वो कतरे ही हैं, ठीक कतरे। है। और अब तो जो हमारा हिफाजती टीकों का स्केड्यूल है उसमें एक पोलियो का टीका भी शामिल बिल्कुल, कर हाँ। दिया गया है। तो वो टीका और 7 कतरे जितनी दफ़ा कैंपेन हो, हर दफ़ा आप ज़रूर पिलाएं अपने बच्चों को। अच्छा। वो ही है मेन चीज़। उसके अलावा बाकी जो है हाइजीन का ख्याल रखना वो भी बहुत ज़रूरी है। अपने इर्द गिर्द वाले लोगों को, अपने नेबर्स को, अगर आपको पता है कि कोई नहीं टीके पिलवाता अपने बच्चे को, तो आप उनको समझाएं, उनको एजुकेट करें, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है कि अगर आपके नेबर्स में कोई बच्चा है जो कि जिस तरह मैंने कहा है कि वो सिक्रीट कर रहा है, वो खारिज कर रहा है वायरस को, तो वो जाहिर है इर्द गिर्द के सब इलाके में फैलेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। स्टडीज़ कहती हैं कि अगर एक बच्चा है जो पॉजिटिव है, जो पोलियो से मुतासर शुदा है, वो 1 साल के अंदर 2 लाख बच्चों को मुतासर कर सकता है। तो इतनी ये तेज़ी से स्प्रेड करता है और इतने ज़्यादा एरिया पे स्प्रेड करता है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ना सिर्फ आप अपने बच्चों को पिलाएं, बल्कि अपने फ्रेंड्स, फैमिली, नेबर्स इंश्योर करें कि वो भी पिलाएं, उनको समझाएं, उनको इनकरेज करें, उनकी काउंसलिंग करें इस हवाले से, उनकी काउंसलिंग जितनी भी करें। ये चीज़ें जी। हैं, जितने भी ये इबहाम है, उनको दूर करने की कोशिश जी। करें, उनको बताएं कि उनके बच्चों के लिए कितना ज़रूरी है, उनकी लाइफ के लिए ये कतरे पिलाना कितना ज़रूरी है। और दूसरा, डॉक्टर हुदा, वालिदैन ये भी उनको रहता है, एक शिकायत भी रहती है या सवाल करते हैं वो लोग कि क्या हर दफ़ा जब भी इसकी कैंपेन हो पोलियो की, कि क्या हर दफ़ा ही कतरे पिलाने चाहिए, या अगर एक दफ़ा पिला दिए हैं तो वो काफ़ी हैं? देखिए, 4 डोजेस तो मिनिमम है, ठीक है। पर ये वहाँ की स्टडीज़ हैं जहाँ मौसम हमारे जैसा नहीं है। ओके। जो गर्म मौसम वाले इलाके हैं, जिस तरह हमारे मुल्क हैं, ट्रॉपिकल कंट्रीज़ जिनको कहा जाता है, हाँ, यहाँ पे 4 से ज़्यादा पिलाने पड़ते हैं आपको अच्छा लेवल इम्यूनिटी का बिल्ड करने के लिए। इसके अलावा ये कि जब बच्चों की खुराक हर बच्चे की उतनी अच्छी नहीं होती, तो हर किसी पे वैक्सीन का उतना अच्छा रिस्पांस नहीं आता। तो इसलिए हमारे इलाके में 4 डोजेस से कुछ नहीं बनता, ज़्यादा ही पिलाने होते हैं। और क्योंकि ये सेफ़ हैं, तो इसलिए कोई हर्ज नहीं है, जितनी दफ़ा कैंपेन हो रही है आप उतनी दफ़ा पिलाएं। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को हर दफ़ा पोलियो के कतरे पिलाएं।
ठीक है जी, हर दफ़ा जितनी दफ़ा भी कैंपेन होगी आपने अपने बच्चों को लाजमी जो है पोलियो के कतरे पिलाने। दूसरा डॉक्टर हुदा, पोलियो जो है वो भी बढ़ता जा रहा है और उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि टाइफाइड जो है वो भी बढ़ता जा रहा है और इस दफ़ा भी इसके केसेस जो हैं वो उनकी तादाद में इजाफा ही देखने को मिला है। तो हम लोगों ने देखा कि स्कूल्स में भी जाके एक जो है एंटी टाइफाइड वैक्सीन जो है वो बच्चों को लगाई गई है, उसकी कैंपेन भी स्टार्ट की गई, लेकिन फिर भी जो तादाद बढ़ती ही जा रही है। क्या लगता है आपको कि इसकी क्या वजूहात है? मौसम ऐसा है या एहतियात नहीं की गई है वैक्सीन के बाद भी? देखिए, टाइफाइड पहले ये समझना होगा कि ये फैलता कैसे है। ओके। ये भी पकाने में खारिज होता है। खाना पकाने वाले, ये अब बड़ों में भी होता है, बच्चों में भी होता है। हाँ। तो खाना पकाने वाला, खाना हैंडल करने वाला, उनके थ्रू भी फैल सकता है बच्चे में, या फिर या सारी पॉपुलेशन में, या इसके अलावा पानी के थ्रू, जैसे पहले मैंने कहा कि गंदा और पानी साफ मिक्स हो रहा है कहीं, उसके थ्रू। तो इसमें सबसे पहले तो एहतियात ये है कि आप पानी उबाल के पिएं, सफाई का बहुत ख्याल रखें। आपको पता होना चाहिए कि आपका पानी का जो सोर्स है उसमें कहीं मिक्सिंग तो नहीं हो रही। हमारे देहातों वगैरह में ख़ास तौर पे देखा जाता है कि बिल्कुल भी इस बात का ख्याल नहीं रखा जाता। बिल्कुल वही हाँ। पानी इस्तेमाल हो रहा है नहाने के लिए, उसमें बच्चे भी नहा रहे हैं, बड़े भी नहा रहे हैं, भैंसें भी नहा रही हैं। तो जब इस तरह की सिचुएशन होगी तो ज़ाहिर है बीमारियां फैलेंगी। दूसरा हमारा जो बहुत बड़ा फैक्टर है इस बीमारी के फैलने का, वो ये है कि हमारे यहाँ एंटीबायोटिक्स जो हैं उनको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। एग्जैक्टली। और वो भी डॉक्टर से मशवरा किए बगैर भी। डॉक्टर्स भी बहुत ज़्यादा देते हैं और डॉक्टर से मशवरा किए बगैर भी बहुत इजीली अवेलेबल हैं। हर पेशेंट जो है जिसका ज़रा सा गले में दर्द हुआ, जाके एंटीबायोटिक लेके खा ली। तो उससे क्या हुआ है, हमारे यहाँ ओवर ईयर्स हमारा जो टाइफाइड के जरासीम हैं वो अब ज़्यादातर एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट हो गए हैं। उन पे ज़्यादातर एंटीबायोटिक्स असर नहीं करती। तो जब इस तरह की सिचुएशन हो जाती है, तो जब आप बीमारी को ख़त्म नहीं कर सक रहे तो वो फैलेगी, ज़्यादा फैलेगी। तो जिस तरह हमने देखा था 2019 में सिंध में बहुत ज़्यादा टाइफाइड के केसेस आए थे, बच्चों में बहुत ज़्यादा आए थे, और वो उसको कहते हैं XDR, यानी मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टाइफाइड। अच्छा। जो कि आम एंटीबायोटिक्स को रिस्पॉन्ड नहीं करता, ठीक नहीं होता। उसके बाद WHO ने हमारी गवर्नमेंट के साथ मिलके तो ये वैक्सीन कैंपेन शुरू की थी, जो अभी स्कूल्स में भी हुई है और पंजाब के काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स कवर किए गए। पर उसमें फिर वही बात आ जाती है कि हमने बड़े शहर, बड़े डिस्ट्रिक्ट्स कवर कर लिए हैं, छोटे शहरों में, देहातों में उस तरह से कवरेज अभी हुई भी नहीं है, और उसमें भी बहुत ज़्यादा लोगों के शको शुबहात हैं, लोग नहीं लगवा रहे टाइफाइड की वैक्सीन। और एक जो मैंने पर्सनली चीज़ देखी है, इस वैक्सीन से बच्चों को बुखार और दर्द वगैरह काफ़ी होता है। तो ये इसका एक साइड इफ़ेक्ट है, जो 2 दिन बच्चे को फीवर होगा फिर वो ठीक हो जाएगा। अच्छा। पर हुआ ये है कि अगर एक बच्चे ने लगवाया तो उसके इस साइड वाले नेबर, उस साइड वाले नेबर, वो सब कहते हैं नहीं 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 उसके बच्चे को बुखार हो गया था, मैंने ये टीका नहीं लगवाना अपने बच्चे को। तो वो अब शॉर्ट टर्म जो है ना, 2 दिन की कंफर्ट के लिए आप अपने बच्चे को एक्सपोज कर रहे हैं कि उसको ये एक बहुत मूजी बीमारी जो है वो हो सकती है। तो इसलिए एक तो कवरेज उतनी अच्छी नहीं हुई, और दूसरा फिर वही है कि क्योंकि हमारा मौसम ऐसा है, बीमारियां इस तरह की ज़्यादा फैलती हैं, और फिर ये है कि हमारी हाइजीन, वाटर का वो स्टैंडर्ड नहीं है, इस वजह से टाइफाइड जो है वो केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। और दूसरा, अगर डॉक्टर हुदा, अगर टाइफाइड बिगड़ जाए हमारा, तो वो कितना ख़तरनाक हो सकता है हमारे लिए, और हम किस स्टेज तक पहुंच सकते हैं? टाइफाइड जो है ये स्टार्ट होता है बुखार से, पेट दर्द, कुछ लोगों में कब्ज़ की सूरत में आ सकता है, कई लोगों में डायरिया की सूरत में आ सकता है। तो शुरू तो ये इस तरह होता है। उसके बाद अगर ये फ़ौरन से ट्रीट ना किया जाए और प्रॉपर्ली ट्रीट ना किया जाए तो ये बहुत ज़्यादा पूरे जिस्म में फैल सकता है। इससे आंतड़ियों में सोजिश हो सकती है और आंतड़ियाँ फटने का भी खतरा होता है। बिल्कुल ऐसे ही है, और इन दोनों से, मतलब पोलियो से भी और जो है टाइफाइड से भी बचने के लिए मेरे ख्याल से एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ख़ास तौर पर कोरोना से भी बचने के लिए। डॉक्टर हुदा सरवर हमारे साथ मौजूद ही, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर हुदा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और आप यहाँ पर आई हैं। या मज़ीद भी आपसे बात करेंगे, यहाँ वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का मिलता है, इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, कुछ जिक्र अब कर लेते हैं महंगाई के हवाले से, क्योंकि महंगाई जो है वो बढ़ती ही जा रही है। आज महंगाई की क्या सूरत हाल है मार्केट में? ब्रॉयलर की कीमत बढ़ी है या कम हुई है? मौसमी सब्जियों की कीमतें कहां तक पहुंची हैं, ये जान लेते हैं। अब्दुल कादिर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अब्दुल कादिर, बताइए आज की सूरत हाल। आज बिल्कुल, आज अगर मार्केट की सूरत हाल की बात की जाए तो आज भी सरकारी नरकनामों पर अमल दरामद होता दिखाई नहीं दे रहा है। शहर की सब मंडियों में भी सरकारी रेल इस पर अमल दरामद जो है वो नहीं हो रहा है। आज जो मार्केट कमेटी की जानिब से सरकारी नरकनामे जारी किए गए उसमें 3 सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया, जबकि 4 फल महंगे किए गए। ब्रायलर की कीमतों पर बात की जाए तो आज ब्रायलर की कीमतें जो हैं वो कम हुई हैं। 294 रुपये से ब्रायलर सस्ता होकर 284 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किया गया। 10 रुपये का रिलीफ दिया गया। ताहम दूसरी जानिब पोल्ट्री मसनूआत में जो फार्मी अंडे हैं वो आज महंगे कर दिए गए और 180 रुपये फ़ी दर्जन आज मुकर्रर कर दिए गए। 1 रुपये का इजाफा किया गया। जिन सब्जियों की कीमतों में इजाफा हुआ है, गुज़िश्ता रोज़ भी टमाटर की कीमतें बढ़ा दी गई थी, आज भी टमाटर जो है वो महंगा कर दिया गया। आज 5 रुपये फ़ी किलो तक टमाटर महंगा किया गया। 60 रुपये कीमत मुकर्रर की गई है, लेकिन दर्जा अव्वल का म्यारी टमाटर जो है वो शहर की सब्जी मंडियों में ही 65 से 70 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज़ 7 रुपये का इजाफा किया गया था। मजमूई तौर पर टमाटर शहरियों को 12 रुपये फ़ी किलो तक महंगा मिलेगा। इसी तरह पालक जो है वो 2 रुपये महंगी करके 42 रुपये मुकर्रर की गई है कीमत, लेकिन फ़रोख्त 55 रुपये फ़ी किलो तक की जा रही है। शलजम 5 रुपये महंगी करके 93 रुपये कीमत मुकर्रर की गई है, लेकिन शलजम जो है वो 120 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त की जाएगी। फलों की कीमतों की आज बात की जाए तो केले की कीमत में आज जो है वो इजाफा देखने को मिल रहा है। केला दर्जा अव्वल 5 रुपये महंगा करके 75 रुपये फ़ी दर्जन कीमत मुकर्रर की गई है, लेकिन दर्जा अव्वल का म्यारी केला जो है वो शहरियों को 140 रुपये फ़ी दर्जन तक फ़रोख्त किया जा रहा है। जो केला दर्जा 2 में उसकी कीमत में 2 रुपये का आज इजाफा किया गया है और 47 रुपये सरकारी नरखनामों में कीमत मुकर्रर की गई है, लेकिन जो फ़रोख्त है वो 70 से 80 रुपये फ़ी दर्जन तक दर्जा 2 केले की फ़रोख्त की जा रही है, जबकि दर्जा सोम का केला जो है वो 50 रुपये फ़ी दर्जन तक फ़रोख्त किया जा रहा है। आम चौंसा की कीमत जो है वो 10 रुपये बढ़ा दी गई है। 160 से कीमत बढ़ाकर 170 रुपये की गई है, लेकिन जो आम चौंसा है वो शहरियों को 170 के बरक्स 230 से 250 रुपये किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। अंगूर की कीमत में भी आज इजाफा किया गया और 10 रुपये का इजाफा किया गया। 250 रुपये से कीमत बढ़ाकर 260 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है, लेकिन शहरियों को जो अंगूर है वो 300 से 350 रुपये फ़ी किलो तक। ठीक है जी, अब्दुल कादिर हमारे साथ मौजूद थे, महंगाई की सूरत हाल के हवाले से अपडेट कर रहे थे। अब्दुल कादिर, आपका बहुत शुक्रिया। जनाब, अब आगे बढ़ते हैं और कुछ बात कर लेते हैं खेल और खिलाड़ी के हवाले से। तो पाकिस्तानी खिलाड़ी हमेशा मुल्क व कौम का सर फख्र से बुलंद करते ही आए हैं और नामुनासिब सहूलियात की फराहमी के बगैर भी पाकिस्तानी एथलीट्स कामयाबी की ऐसी मिसालें कायम कर रहे हैं जिनकी मिसाल नहीं मिलती। और आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे ही खिलाड़ी से करवाने जा रहे हैं जिनका नाम सुनते ही सीना फख्र से चौड़ा हो जाता है और अपने पाकिस्तानी होने पर भी नाज होने लगता है। फ्री स्टाइल रेसलिंग हो या बीच रेसलिंग या फिर पहलवानी हो, हमेशा पाकिस्तानी परचम उन्होंने बुलंद किया है। हाल ही में यूनान में होने वाली वर्ल्ड बीच रेसलिंग सीरीज में गोल्ड मेडल अपने नाम करके उन्होंने साबित किया है कि वो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया के बेहतरीन रेसलर भी हैं। आप लोग जान नहीं चुके होंगे कि मैं किन की बात कर रही हूँ, तो उनकी कामयाबियों का जो सफ़र है वो कैसा रहा, ये उन्हीं की ज़बानी जान लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के टॉप रेसलर इनाम बट है, रुस्तम पाकिस्तान है और वर्ल्ड बीच रेसलिंग के फाते भी हैं। और इनाम, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। नाम, मुझे बताइएगा आपने जो पाकिस्तान के लिए एक और फतह आपने नाम की है, इसके बारे में कि बीच रेसलिंग में किस किस को आपने हराया है और जीतकर कैसा महसूस हुआ था? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम के साथ मैंने पाकिस्तान के लिए 2 वर्ल्ड सीरीज़ के मुकाबले खेले और जो मेरा दौरा यूरोप है बहुत ही कामयाब रहा अल्हम्दुलिल्लाह। पहला मुकाबला मेरा इटली में था और अल्लाह के फजलो करम से मैंने 5 मुकाबले वहाँ पर जीते और फाइनल में मैंने यूक्रेन के खिलाड़ी को हरा कर पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड टाइटल विन किया। और उसके बाद नेक्स्ट वीकेंड पर हमें ग्रीस मूव किया हमने और ग्रीस में कैथरीनी जो उनका सिटी है वहाँ पर हमारा वर्ल्ड बीच सीरीज़ ग्रीस का इवेंट होना था और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से अपने टाइटल का मैंने डिफेंड किया और बहुत ही टफ़ कंपटीशन मेरे हुए और फाइनल में मैंने
अज़रबैजान के खिलाड़ी को, जो कि वर्ल्ड मेडलिस्ट थे, उनको हराकर पाकिस्तान के लिए ये गोल्ड मेडल जीता। और मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम है कि एक ही पहलवान एक ही दफ़ा जाकर 2 वर्ल्ड टाइटल जीते। मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह ताला का फजल है। बिल्कुल ऐसा ही है। और इनाम, अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे टफ जो है मुकाबला किस रेसलर से हुआ, तो हमें बताइएगा कि जिसके साथ आपको मुकाबला करते हुए लगे कि हम दोनों ही हम पल्ला हैं। जी, ये जो हम इवेंट खेल रहे थे, ये वर्ल्ड सीरीज़ के इवेंट थे और इसमें जो है दुनिया के टॉप एथलीट पार्टिसिपेट करते हैं। और जब हम वर्ल्ड लेवल का इवेंट खेलते हैं तो उसमें हारने का जो है ना, वो दोबारा चांस मिलने का कोई तसव्वुर नहीं है। अगर हम एक फ़ाइट भी हार जाते हैं तो हम मुकाबले से बिल्कुल नॉकआउट हो जाते हैं। तो इसलिए जितने भी इवेंट है वो बहुत संभल कर खेलना पड़ते हैं और तमाम जो खिलाड़ी हैं वो वर्ल्ड लेवल के ही होते हैं। जो मेरे बहुत बड़े कंपेटिटर थे वो थे जॉर्जिया के ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट थे। उन्होंने ओलंपिक में मेडल जीता हुआ था। दत्तू मिर्चमिली उनका नाम है। तो वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग खिलाड़ी हैं। 4 दफ़ा वो जो है ना, वो पहले वर्ल्ड बीच का इवेंट जीत चुके हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ बहुत ही टफ कंपटीशन हुआ और मैंने 1-0 से वो मुकाबला विन किया। और उसके बाद जो मेरे अज़रबैजान के कुर्बान यूसुफ उनका नाम है, खिलाड़ी थे, वो भी वर्ल्ड मेडलिस्ट थे। और बहुत ही टफ कंपटीशन हुआ, जो मेरा दूसरा फाइनल का इवेंट था। और वो पूरे 3 मिनट मुकाबला चला और बिल्कुल लास्ट 10 सेकंड में मैंने उनसे पॉइंट लेकर तो मैंने पाकिस्तान के लिए ये दूसरा गोल्ड जीता और अपने टाइटल का डिफेंड किया। तो मैं समझता हूँ कि जितने भी इवेंट हों उसमें जॉर्जियन जो खिलाड़ी हैं, अज़रबैजान और ईरानियन खिलाड़ी, ये बहुत टफ कंपेटिटर होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और दूसरा इनाम, मुझे बताइएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि आप अपनी जीत का क्रेडिट किसको देना चाहेंगे, और दूसरा जो सवाल है वो ये है कि क्या हमारे यहाँ पर जो सरकारी इदारे हैं वो खेलों के हवाले से अपनी जो जिम्मेदारी है वो पूरी कर रहे हैं, और यहाँ पर जो खेलों के हवाले से फैसिलिटीज़ हैं वो मौजूद हैं ट्रेनिंग की? जी बिल्कुल, ये जो इवेंट हैं ये किसी एक फ़र्द वाहिद की वजह से नहीं जीते जाते। इसमें बहुत से अदारे, बहुत से लोग आपके साथ शामिल होते हैं। और इस इवेंट में भी हमारे जो स्पोर्ट्स के इदारे हैं उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने, पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन ने, पाकिस्तान वापडा की तरफ से मैं एम्प्लॉय हूँ, पाकिस्तान वापडा की तरफ से खेलता हूँ, गैपको ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और इसके साथ साथ पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड ने, जहाँ पर हम ट्रेनिंग करते हैं, वो हमें एकेडमी दे रखी है। उस जगह पर हम अपनी जो कंपटीशन की तैयारी है वो करते हैं। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। और मैं लाजमी ज़िक्र करना चाहूँगा IPC मिनिस्टर फ़हमीदा मिर्ज़ा साहिबा का, जिन्होंने बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट किया। फ़ॉरेन मिनिस्ट्री ने हमें हमारे जो ऑफिशियल वर्क है और वीज़ा अरेंजमेंट है उसमें बहुत ज़्यादा अपनी कोशिश की। तो मैं समझता हूँ कि ये इन तमाम इदारों की जीत है। बहुत ज़्यादा जब आपको सपोर्ट मिलती है तो फिर ही आप एक टीम के तहत इवेंट खेलते हैं और मुकाबले जीतते हैं। तो अगर हम कंपैरिजन करते हैं दूसरे ममालिक के, तो फिर आपको काफ़ी खला नज़र आता है। बहुत ज़्यादा बेहतरी के चांसेस अभी भी बाकी हैं। जहाँ पर मैं अभी रेसलिंग एकेडमी में जहाँ पर हम ट्रेनिंग करते हैं, वो बेसिक फैसिलिटीज़ वहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो अगर ये फैसिलिटीज़ हमें वहाँ पर प्रोवाइड की जाएं तो बहुत ही बेहतर होगा। बिल्कुल ऐसे इनाम, बड़ी अच्छी आपने बात की है कि टीम को साथ लेकर चलना पड़ता है और एक दूसरे को आप सपोर्ट करते हैं, तभी आप अच्छा जो है वो अपनी कारकर्दगी दिखा सकते हैं। दूसरा मुझे बताइएगा, आपने आलमी सतह पर भी कई मुकाबले जो हैं वो लड़े हैं, तो अगर देखा जाए तो वहाँ पर रेसलिंग और फ़न पहलवानी की तरवीज के लिए कैसा काम हो रहा है और यहाँ पर कैसा काम हो रहा है? जी, जब हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो दुनिया में तो बहुत ही आउट क्लास किस्म के आपको इंफ्रास्ट्रक्चर मिलते हैं और बहुत ही आलीशान आपको एकेडमीज़ मिलती हैं, बहुत ही जदीद वहाँ पर सहूलियात दी जाती हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अभी वो सहूलियात अवेलेबल भी नहीं है। और अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में पहली रेसलिंग एकेडमी गुजरांवाला में एक क़याम पज़ीर की जाए, जिसके लिए मुझे पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड ने गुजरांवाला में इजाज़त दे रखी है। एक जगह पर हम ट्रेनिंग कर रहे हैं और मेरी जो हमारे मिनिस्टर हैं, सूबाई मिनिस्टर राय तैमूर भट्टी साहब, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं मेरे साथ। उनकी 1-2 मीटिंग्स हो चुकी हैं। और इसके साथ साथ जो हमारे पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड के DG साहब हैं, अरशद पोलक साहब, वो उन्होंने
खुद यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह विज़िट किया है और वो बहुत इंटरेस्टेड हैं कि इस एकेडमी को पाकिस्तान की पहली रेसलिंग एकेडमी बनाया जाए और इसको तमाम जदीद तर सहूलियात जो हैं वो दी जाएं। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा इनका काम होगा इंशाअल्लाह और ये पाकिस्तान के लिए एक ऐसी मिसाली रेसलिंग एकेडमी होगी जहाँ पर पूरे पाकिस्तान से खिलाड़ी आकर यहाँ पर तरबियत हासिल कर सकते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जल्द पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड और पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड के ताउन से ये जो अकेडमियाँ बहुत जल्द इंटरनेशनल रेसलर प्रोवाइड करेगी। बिल्कुल ऐसे ही। और दूसरा इनाम हम देखते हैं कि बीच रेसलिंग बहुत ज़्यादा देखने में देसी पहलवानी की तरह ही लगती है, तो क्या इससे फ़ायदा हुआ आपको बहुत? जी बिल्कुल, बीच रेसलिंग काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है हमारी जो देसी और ट्रेडिशनल पहलवानी है, जिसे हम मट्टी की पहलवानी बोलते हैं, देसी कुश्ती बोलते हैं, तो बहुत ज़्यादा उससे सिमिलर है क्योंकि बीच और रेत में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है और बहुत ज़्यादा हमें एज है क्योंकि जो हमारे गुजरांवाला के और जो हमारे पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं वो अपना पहलवानी का आगाज़ ही मट्टी की पहलवानी से करते हैं, तो हमें सरफेस का जो है ना बहुत ज़्यादा एडवांटेज रहता है क्योंकि हमने साल हर साल ट्रेनिंग की होती है मट्टी के ऊपर, तो रेत पर जाकर हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता, हम बहुत जल्दी यूज़ टू हो जाते हैं। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह हमें हेल्प भी मिलती है और रूल भी तकरीबन सिमिलर हैं, इतना ज़्यादा कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है। तो बिल्कुल जब भी आपने किसी भी चीज़ में मेहनत की हो तो आपकी मेहनत रायगा नहीं जाती, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एक एज रहता है मुझे कि जहाँ पर आम जो दूसरे इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं या जो मैट रेसलिंग वाले खिलाड़ी हैं दूसरे ममालिक के, उन्हें अगर 3 माह लगते हैं अपने बीच पर अपने पाँव खड़े करने पे या उसके साथ चलने के यूज़ टू होने में, तो मुझे वही जो है ना टाइम 1 माह में मैं यूज़ टू हो जाता हूँ और इस वजह से बहुत ज़्यादा एज रहता है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मट्टी से तो हम बचपन से प्यार करते हैं और मट्टी पे खेल कूद कर हम बड़े हुए हैं और मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और जैसे नाम आपने गुजरांवाला का जो है वो जिक्र किया, और गुजरांवाला को कहा भी और पहचाना भी पहलवानों के शहर के नाम से जाता है, और मेरे लिए तो ख़ास तौर पर वो एक काबिल फ़ख्र शहर भी है क्योंकि मेरा आबाई शहर भी है। लेकिन मुझे बताइएगा कि अब जो वहाँ की नई नस्ल है, क्या आपको लगता है कि उसका रुझान है फ़न पहलवानी की तरफ जिस तरह आप वाली नस्ल में था या पहले वाली नस्ल में था? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी होती है जब गुजरांवाला का नाम आता है और पहलवानी का जिक्र आता है, लाजमो मुल्ज़म है गुजरांवाला और पहलवानी, तो बहुत खुशी होती है अल्हम्दुलिल्लाह। जी अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाऊँ, आज से 10 से 15 साल पहले तो ये फ़न जो है बहुत ज़्यादा ज़वाल पज़ीर हो गया था, कोई इतना जो यंग जनरेशन है वो नहीं आ रही थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने खेलना शुरू किया 2010 में, मैंने पाकिस्तान के लिए कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता इंडिया में और 40 साल का पाकिस्तान का रिकॉर्ड ब्रेक किया, और उसके बाद से लगातार अल्हम्दुलिल्लाह साउथ एशियन लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे, कॉमनवेल्थ लेवल पे और दूसरे जो इंटरनेशनल इवेंट हैं उसमें मैं पाकिस्तान के लिए मेडल जीत रहा हूँ। तो इस चीज़ ने हमारी जो गुजरांवाला की यूथ है उसको बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन पैदा की है उनके लिए। अब अल्हम्दुलिल्लाह जो हम गुजरांवाला में रेसलिंग एकेडमी चला रहे हैं, यहाँ पर 100 के करीब हमारे पास बच्चे आते हैं और बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल नज़र आता है। मेरे साथ ही खेलने वाले जो खिलाड़ी हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो अब कॉमनवेल्थ में, एशिया में, साउथ एशिया में मेडल ला रहे हैं। तो बिल्कुल बहुत ही जो है ना अब इस वक्त लगन बच्चों में पैदा हो गई है और यंग जो हमारी जनरेशन है वो इस फ़न की तरफ दोबारा आ रही है, इसको सीखना चाह रही है। तो मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, पहलवानी के लिए बहुत अच्छा साइन है। बस अब ज़रूरत इस बात की है कि इस जो यूथ को और इस टैलेंटेड जो हमारे पास लोग आ रहे हैं, इन्हें हम बेहतर से बेहतर सहूलियात प्रोवाइड करें ताकि हम इनको इनाम बट बनाएं और इनाम बट की तरह हमारे पाकिस्तान में मज़ीद रेसलर भी हों जो मेडल जीतें। बिल्कुल ऐसे ही। और अगर मैं नाम आपसे पूछूं तो क्या किया जाना चाहिए कि पाकिस्तान में जो फ़न पहलवानी है या रेसलिंग है इस शोबे को तरवीज मिले? देखें जी, पहलवानी को फ़रोग देना बहुत ही मैं समझता हूँ कि आसान काम है, लेकिन कोशिश अगर हम ठीक तरह करें, अगर हमारी डायरेक्शन ठीक हो जाए तो हम पहलवानी को बहुत आसानी से आगे लेके जा सकते हैं। क्योंकि पहलवानी मैं आपको बता दूं कि ये वाहिद खेल है जिसने पिछले
5-6 सालों में पाकिस्तान को 50 से ज़्यादा मेडल दिए हैं और बहुत ज़्यादा इसमें हम इंटरनेशनल लेवल पर करीब हैं। तो सबसे पहले तो ज़रूरी ये है कि जो हमारे इंटरनेशनल खिलाड़ी खेल रहे हैं पाकिस्तान के लिए, जैसे मैं खेल रहा हूँ, मोहम्मद बिलाल हैं, उसके अलावा हमारे पास रेसलिंग में बहुत सारे मज़ीद नाम आते हैं, तो उन खिलाड़ियों को इंटरनेशनल ट्रेनिंग करवाई जाए ताकि ये खिलाड़ी मज़ीद पाकिस्तान के लिए मेडल जीते और हमारे पास ग्रास रूट लेवल पर बहुत अच्छे बच्चे तैयार हो सकते हैं। और इसके साथ साथ एक दूसरा काम जो बहुत ज़रूरी है वो ये है कि जो हमारे अभी यंग जनरेशन जो भी पहलवानी कर रही है उसको हम सहूलियात अच्छे से प्रोवाइड करें, उन्हें हम नौकरियां स्पोर्ट्स बेसिस पर अगर देते हैं तो वो खिलाड़ी बहुत अच्छे तरह अपने घर भी चला सकते हैं, अपनी पहलवानी को भी टाइम दे सकते हैं। और इसके साथ साथ जो बिल्कुल हमारे अभी ग्रास रूट लेवल पर बच्चे हैं उनके लिए ज़रूरी है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करें। जिन सिटीज़ में रेसलिंग मौजूद है जैसे गुजरांवाला है, लाहौर है, उसके बाद फैसलाबाद में अच्छे खिलाड़ी हैं हमारे पास, उसके बाद बहावलपुर में, मुजफ्फरगढ़ में, मुल्तान में, ये 5-6 ऐसे सिटीज़ हैं जहाँ पर पहलवानी को बहुत ज़्यादा शौक़ से किया जाता है, लोग एक तरह की इबादत समझ के करते हैं। तो अगर इन शहरों में हम रेसलिंग अकेडमीज़ बना दें और बच्चों के लिए सहूलियात प्रोवाइड कर दें तो वो दिन दूर नहीं कि हम पाकिस्तान के ओलंपिक और वर्ल्ड में बहुत से इनाम बट पैदा करें। बिल्कुल ऐसे ही है। और इनाम बट हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान के टॉप रेसलर हैं इनाम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और जनाब यहाँ पर वक्त हुआ है मुझे आपसे इजाज़त लेने का, तो मुझे आपने इजाज़त देनी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखने। जाते जाते मलका तरन्नुम नूरजहां की आज 95वीं बर्थ एनिवर्सरी मनाई जा रही है, उस हवाले से आप उनका गाना सुनिए, गाएगी दुनिया गीत मेरे। अल्लाह हाफ़िज़।